हम जीरो से शुरू हुए थे भारत में, जीरो खोजा और हम फिर जीरो के पास पहुंच गए। क्या हुआ इन 75 वर्षों में? एक भी आविष्कार हुआ है भारत में जिसने दुनिया को अचंभित किया हो? कोई भी आविष्कार विनाश के लिए नहीं होता। यद्यपि मैं जानता हूं पुराणों को झूठ साबित करते करते पूरा का पूरा विज्ञान भारत का बर्बाद हो गया है। मैंने पुराण शास्त्र और अध्यात्म भी पढ़ा है, मैं विज्ञान जानता हूं। मैंने विज्ञान से ही पढ़ाई शुरू की थी। यद्यपि मैं अभी राजनीति पर यह वीडियो बनाता हूं केवल राजनीति के लिए, क्योंकि मैं इस समस्या को जड़ से समझता हूं। एक जय श्री राम भारतवासियों, आप सभी मेरी तरह की हैं लोग, साधारण लोग जो मुझे सुन रहे हैं। अगर विशिष्ट लोग मेरी बातें सुन रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी वार्ता पूरी सुनेंगे, इसके बाद भागेंगे। अगर साधारण लोग हैं, मेरी तरह के लोग हैं, तो उनको कहने की जरूरत है, वो मेरे बकवास को सुनेंगे। तो आइए मेरा बकवास सुनते हैं। आज मैं बकवास करता हूं इस गाने से। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। अरे ये गाना तो सुना होगा आपने। अरे भाई, आज तक जीरो दिया भारत ने, यह गाना देशभक्ति का पर्याय बना था कभी, आज भी है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या है भारत में? जीरो से हम शुरू हुए और फिर जीरो पर आके अटक गए हैं। हम लोग जीरो हो गए हैं। बताइए आज भारत ने क्या दिया है दुनिया को? क्या भारत में पिछले 70 सालों में, भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए, क्या भारत में एक भी आविष्कार हुआ है? नहीं। हम लोग चोरी का विज्ञान यूज करते हैं। क्या हमने कोई एक नई धातु खोज की है? नहीं की है। झूठ मूठ का कॉलेज में पीएचडी करके बैठे हुए प्रोफेसर सब हैं जो सरकार का वेतन खाते हैं। ये प्रोफेसर कहना वाले लोग हैं। 2.5 लाख 2.5-3 लाख का वेतन उठाने वाले लोग क्या आविष्कार कर रहे हैं? आविष्कार नहीं कर रहे हैं तो फिर पैसा किस चीज का ले रहे हैं ये लोग? यहां अब सब कुछ झूठ है, धोखा है। बहुत गर्व आता है, गर्व होता है भारत पे। हम बहुत अच्छी सभ्यता की। ये झूठा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बहुत हानिकारक है। पिछले 75 वर्षों में हमने कुछ नहीं किया है। हम जो इतने दिनों से जो आगे बढ़े थे वो पीछे होकर के जीरो से चले थे, फिर जीरो पर आ गए हैं। दुनिया गोल है, धरती गोल नहीं है, दुनिया गोल है। हम जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए हैं। भारत ने क्या कुछ आविष्कार किया? अरे बड़े बड़े डिंग मारते हैं लोग। भारतीय वैज्ञानिक, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ होती है मिसाइल मैन। ठीक है, वो व्यक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अच्छा आविष्कार किया। आविष्कार नहीं किया उन्होंने, हमारे विज्ञान की डूबती नैया को थोड़े दिन के लिए सहारा दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी पर अच्छा कार्य किया, रॉकेट टेक्नोलॉजी पर अच्छा कार्य किया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हुआ क्या है भारत में? आविष्कार क्या हुआ? किसी नए धातु की खोज की, नए तत्व की खोज की हमने? कोई डिस्कवरी नहीं की है। अभी भी हमें मेंडलीव ही पढ़ना पड़ता है, हमें जे थॉमसन ही पढ़ना पड़ता है। जीगर और मार्क्सडेन अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने क्या किया है? हमने कोई अंतरिक्ष में नया शोध किया? नहीं किया। अभी तक हम चांद पर नहीं पहुंचे हैं। चंद्रमा पर अभी तक मानव नहीं पहुंचा है भारतीय। हम उधार का विज्ञान टेक्नोलॉजी लेकर के कहते हैं हम बहुत विकसित हैं। हमारे आईआईटीएन दुनिया भर में कमाने जाते हैं, कोई आईआईटीएन नहीं कमाने जा रहा है। मुझे नहीं विश्वास होता है कि वो लोग टैलेंटेड थे। टैलेंटेड हैं तो कोई नया आविष्कार करके दिखाओ भाई, दुनिया में कहीं जाके आविष्कार करके दिखाओ। अब कोई एशियन बोस नहीं पैदा हो रहा है, कोई मेघनाथ साहा नहीं पैदा हो रहा है। भारत में अब क्यों नहीं पैदा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो पैदा हो रहे थे वैसे लोगों की योग्यता को कुंठित कर दिया है हमारी सामाजिक व्यवस्था ने। इसके सरकार बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। फिर मैं सरकार को जिम्मेदार नहीं कहूंगा। यहां प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह दोष है कि हम मानसिक रूप से ही विकलांग हैं। आज से नहीं विकलांग हैं, मानसिक रूप से हम बहुत लंबे समय से 2-2.5 हजार वर्षों से मानसिक रूप से विकलांग है। हाँ, 2-2.5 हजार वर्ष से
मानसिक रूप से विकलांग है का दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन 1500 वर्ष से तो मानसिक विकलांग है। अगर मानसिक विकलांग न हुए होते हम, तो ये सारे आविष्कार भारत में भी हुए होते। भारत में क्यों नहीं आविष्कार हुए? क्योंकि हमारी यहाँ संस्कृति है लूट लाओ, कूट खाओ, पेट भरो, बस इतना ही हमारे संस्कार में भरा हुआ है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, पढ़ाई करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ। ये हुआ उन लोग माता पिताओं की जो बच्चों के बारे में चिंतित हैं, और वो धनाढ़ माँ बाप जो बच्चों के बारे में चिंतित नहीं है, क्योंकि भाई ऐश का लूट ला, कूट खा नहीं, विलासिता कर, रंडी का नाच देख। ये भी तो कल्चर रहा है हमारे देश में, ये झूठा तो नहीं है। पैसा था तो रंडी नाच में रंडियों पर लुटाओ। मैं शब्दों का प्रयोग बिल्कुल रंडी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। आज के समय में जब हमारे देश का न्यायालय एडल्ट्री को अपराध नहीं मानता, तो फिर मेरे शब्द को भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। हमारे देश में रंडी नाच करना सम्मान का विषय रहा धनवानों के बीच में, और जो व्यक्ति धनवान होकर के ऐसा नहीं करता है उसे मूर्ख की संज्ञा दी जाती है। तो फिर कैसे आविष्कार होगा? आविष्कार करना एक जुनून है, एक सोच है, उसके लिए शांति की बहुत आवश्यकता है, मानसिक शांति की आवश्यकता होती है, उच्चास व्यक्तित्व की जरूरत होती है, उसे आदर्शवादी व्यक्ति होना पड़ता है, तब जाके आविष्कार होता है। आविष्कार करने के लिए संसाधनों से अधिक परिवेश का बहुत महत्व होता है। भारत में वह परिवेश नहीं है। ये माता पिता का भी दोष नहीं, हमारे समाज का भी दोष है। हम लोग जो बौद्धिक रूप से सबल व्यक्ति है उससे यह अपेक्षा करते हैं आईआईटी पहले फेस करेगा। अगर तुम आईआईटी नहीं फेस कर, आईआईटी में नहीं, आईआईटी का एग्जाम नहीं निकाल सके, तो तुम भाई साइंस टेक्नोलॉजी कुछ ना जानते हो। अगर तुम आईएएस का एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाए, तो भाई तुम नॉलेज वाले ने तुम पढ़ाई नहीं की हो, क्योंकि यही एक पैरामीटर हो गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करना। कॉलेज में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, स्कूल कॉलेजेस में क्या हो रहा है? स्कूल में टीचर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक मशीन की तरह बच्चे को तैयार कर दे। नई नई शिक्षा नीतियां लाई जा रही हैं, हमेशा इस बात की आलोचना करके नई शिक्षा नीति लाई जाती है, हर समय इस आलोचना के साथ नई शिक्षा नीति लाई जाती है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति ने क्लर्क पैदा किया है भारत में। अरे बेवकूफों, 1835 में मैकाले मिनट ने भारत की शिक्षा नीति लाई थी। उसके बाद जगदीश चंद्र बसु आए, साइंटिस्ट बने, उसी शिक्षा नीति की देन है। सीवी रमन उसी शिक्षा नीति की देन है। रामानुजन उसी शिक्षा नीति की देन है। मैकाले मिनट की शिक्षा नीति की देन है। मेघनाद साहा हो, एसएन बोस हो, भटनागर हो, बीरबल साहनी हो, ये सब उसी दौरान है। अभी कौन सा रिसर्च में नहीं आ रहा है भाई? कोई नहीं पैदा हो रहा है। तुम्हारी शिक्षा नीति ने किसी वैज्ञानिक को पैदा ही नहीं होने दिया। कि शिक्षा नीति में यह दोष नहीं है, बल्कि व्यवस्था में यह दोष है कि कोई साइंटिस्ट नहीं भारत में पैदा होगा। पैदा होने से पहले उसकी भ्रूण हत्या हो जाती है। बात है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो वैज्ञानिक बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बेचारे वैज्ञानिक बनने की इच्छा से नहीं होता है। किसी में क्रिएटिविटी होती है, ईश्वर प्रदत्त शक्तियां हैं कि वह ऐसी योग्यताओं को उपयोग करेगा जो साधारण लोगों से अलग होगा। ये साधारण लोग से अलग सोच वाले लोग समाज में उपेक्षित हो रहे हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है। जहां फिल्म इंडस्ट्री के नचनिया बजनिया गजनिया का सम्मान होगा, वहां पर एक वैज्ञानिक का सम्मान होगा। एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला बच्चा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक अच्छा पेंटर हो। तरंग प्रतियोगिता, सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है। मैं भी कभी स्टूडेंट लाइफ में था, मुझे भी शिक्षक ने कहा था भाई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और मुझे पेंटिंग नहीं आती। एक वैज्ञानिक विचार वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं कि बहुत अच्छा पेंटर हो। यहाँ विज्ञान में प्रदर्शन करना है, आता जाता कुछ नहीं, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आपको पेंटिंग आनी चाहिए। वही बाबूजी के पैसे से करो पेंटिंग, और वही बाबूजी डांट देंगे भाई पेंटिंग क्यों करेंगे, पढ़ाई करना है कोर्स का कि पेंटिंग करोगे। अगर पेंट करने में जिसको रुचि है उसको वैज्ञानिक की योग्यता नहीं है। सच्ची बात होती है। एक कला
और विज्ञान के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा होता है। आवश्यक नहीं कि प्रत्येक कलाकार वैज्ञानिक हो और प्रत्येक वैज्ञानिक कलाकार हो, ये दोनों बात नहीं हो सकती। हो सकता है उसमें कला की वो विधाएं भी हों। एक रचनात्मक व्यक्ति की, अब मैं यहाँ पर एक राजनीतिक बात के साथ एक मनोवैज्ञानिक बात भी बता रहा हूं। यह मनोवैज्ञानिक बात है कि रचनात्मकता एक दैसिक भी हो सकती है या बहुदैसिक भी हो सकती है। एक व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड हो यह आवश्यक नहीं है, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है। एक वैज्ञानिक विचार वाला व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल भी होगा, मल्टी टैलेंटेड होना आवश्यक नहीं है। मल्टी टैलेंटेड और मल्टी डायमेंशनल, मैं जो बातें कर रहा हूं वो बौद्धिक लोगों के लिए, विद्वान लोगों के लिए है। तो आइए चलिए इस मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति और मल्टी डायमेंशनल व्यक्ति में हम डिफरेंस देखेंगे। व्हाट इज मल्टी टैलेंटेड एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी डायमेंशनल। तो एक साइंटिस्ट जो होता है वह आवश्यक नहीं कि मल्टी टैलेंटेड हो। मल्टी टैलेंटेड का मतलब क्या होता है, पहले ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। मल्टी टैलेंटेड, जैसे एक व्यक्ति अच्छा पेंटर भी हो, अच्छा गायक भी हो, अच्छा मूर्तिकार भी हो, एक वह व्यक्ति अच्छा लेखक भी हो, ये हो गया मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। उसके पास डिफरेंट प्रकार की योग्यताएं हैं, टैलेंट है, यह है मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। एक व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड है, वह अच्छा गायक है, वह अच्छा चित्रकार है, वह अच्छा लेखक भी है, उसकी रुचि कई कला के कई क्षेत्रों में है। ये कला जो है वह टैलेंट को दिखाती है। लेकिन मल्टी डायमेंशनल होना एक डिफरेंट चीज है। अब मल्टी डायमेंशनल क्या होता है? डायमेंशन क्या क्या है? दे सकता, वह दिशा को दिखाता है, सोचने की दिशा। एक व्यक्ति अच्छा गायक हो ना हो, लेकिन वह संगीत की अच्छी समझ रखता है, यह है उसकी संगीत की समझ की योग्यता, यह है डायमेंशन, संगीत की समझ। वह राजनीति की समझ रखता हो, वह अच्छा लेखक भी हो सकता है, उत्कृष्ट स्तर का गायक हो ना हो, लेकिन वह गायन भी कर सकता है, यह है मल्टी डायमेंशनल। वह किसी भी विषय पर गंभीरता से विचार कर सकता है, वह एक नए दृष्टि से देख सकता है, मल्टी डायमेंशनल है। वह विज्ञान में भी रुचि रखता होगा, वह अध्यात्म में भी रुचि रखता होगा। जैसे मैं अब बिना उदाहरण के लोग नहीं समझते, तो उदाहरण देना मेरी व्यवस्था है। तो थोड़ी सी, जैसे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रहे हैं सर आइजैक न्यूटन, उनको धर्म में भी रुचि थी और विज्ञान में भी रुचि थी, मैथमेटिक्स भी जानते थे, भौतिक शास्त्र में भी मैथमेटिक्स का उन्होंने इस्तेमाल किया। वो मल्टी टैलेंटेड से ज्यादा मल्टी डायमेंशनल थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, पियानो बजाने का उन्हें शौक था, लेकिन वो बहुत अच्छे पियानो वादक नहीं थे, लेकिन वो मल्टी डायमेंशनल थे। उन्होंने भौतिक और राजनीति दोनों पर रुचि रखी है, सामाजिक व्यवस्था पर भी रखा है, तो भौतिक शास्त्र पर भी कार्य किया है। वो गणितज्ञ भी बहुत अच्छे थे। तो ये मल्टी डायमेंशनल थे, मल्टी टैलेंटेड नहीं थे। उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार नहीं किया, वो सिद्धांत बाद में दिया जाता है कि ये सापेक्षता के सिद्धांत, रिलेटिविटी के थ्योरी पर डिपेंड करता है, E बराबर mc² का इसमें इस्तेमाल, लेकिन इस्तेमाल नहीं है। लेकिन क्या आइंस्टीन का महत्व खत्म हो जाता है? क्या एनरिको फर्मी का महत्व खत्म हो जाता है? क्या ऐसे लोगों को लेकर भारत में क्या है परंपरा, हम मल्टी टैलेंटेड चाहते हैं, साइंटिस्ट से अपेक्षा करते हैं वो मल्टी टैलेंटेड हो। आपको अगर आविष्कार करना है तो आपको एक पेंटर भी होना चाहिए। स्कूल में यही अपेक्षा की जाती है बच्चों से कि आप पेंटिंग में दिखाइए कि आप क्या प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। भाई पेंटिंग में, और उसका परीक्षण करने वाले जो होते हैं सामने बैठे हुए चेयर पे जितने होते हैं, वो गिने हुए उल्लू होते हैं समाज के, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कभी ठीक से पढ़ाई नहीं की है, वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रट्टू तोता रहे हैं, खुद टैलेंटेड नहीं हो, क्या टैलेंट देखेंगे किसी साइंटिस्ट? और फिर बेचारे अगर उसमें से एक दो व्यक्ति टैलेंटेड हो भी गए, मैं ऐसा नहीं कहता कि हमेशा परीक्षा में भेदभाव ही होता है और ऐसे मूर्ख लोग ही होते हैं। जी हाँ, मैं भी एक विज्ञान प्रतियोगिता में अपने
छात्र जीवन में गया था। अगर मेरे गुरुदेव जो मेरी वार्ता अगर गलती से सुन लेंगे कहीं, तो याद करेंगे मैं वही दिवाकर सिंह हूँ। याद कीजिए, आप जिस सभा में मुझे ले गए थे, वहाँ पर पुरस्कृत होने वाला बच्चा विज्ञान प्रदर्शनी में अच्छा गाना गाने के कारण सबकी नज़र में आ गया था और उसे पुरस्कार मिला था। सबका घिसा पिटा प्रोजेक्ट था क्या? जल चक्र ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, वो भी मैं याद दिलाता हूँ। उपयुक्त अभिभावक के अभाव में हमारा देश पिछड़ा हुआ है, शायद मौका मिल जाए। लेकिन मैं जानता हूँ हमारे शास्त्रों में दिव्यास्त्रों का वर्णन है, लेकिन दिव्यास्त्रों पर वर्णन होने से काम नहीं चलेगा। उसका वीडियो बना बना के यूट्यूब पर इत्यादि पर बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन उन नालायकों को पता है कि दिव्यास्त्र बनाए कैसे गए थे, क्योंकि इसके लिए विज्ञान जानना पड़ेगा। क्योंकि मैंने शास्त्रों को भी पढ़ा है, शास्त्र को पढ़ा, वो झूठ नहीं। आजकल फर्जी वैज्ञानिक सब पैदा हो गए हैं, साइंस जर्नी वाले, उसकी आलोचना मैं करता हूँ। अब एक गधे, तूने कभी साइंस हिस्ट्री पढ़ के साइंस पढ़ा नहीं सकते हो? साइंस कभी पढ़ा है? नहीं। मैं उन सारे सिद्धांतों को जानता हूँ, मैंने विज्ञान पढ़ाई की है, विज्ञान में ही मेरी रुचि रही है। तो इकलौता मैं ही वीर बहादुर नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज में जानते हैं, उनको तुम ठगने चले हो। खैर, यही हमारे यहाँ साइंस के नाम पर क्या पढ़ाते हो? आर्ट्स। विज्ञान क्या चीज होता है? दिव्यास्त्र जो बताए गए वो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें बनाने में शोध करने के लिए, शोधार्थियों के लिए जो व्यक्ति चाहिए, वो व्यक्ति क्या आईआईटी फेस करेगा? जिसकी रुचि होगी आविष्कार करने में, वह आपके गलत धंधे में, अंग्रेजी पढ़ने में अपना समय। भाषा क्या है? एक कम्युनिकेशन मीडिया है। लैंग्वेज इज ओनली द कम्युनिकेशन मीडिया। ईश्वर देते हैं भाई, ये बच्चे को मल्टी टैलेंटेड बना के भगवान भेजते हैं, वो कॉस्मिक पावर है। उसके लिए आवश्यक नहीं कि अंग्रेजी पढ़ लोगे तो भाई विज्ञान जान लो। भाई भाषा पढ़ने से, लैंग्वेज क्या है? आर्ट भी है। भाषा एक माध्यम है, संचार का माध्यम है, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे से बताने का माध्यम है। भाषा की उपयोगिता इतनी ही होती है, ज्ञान तो ईश्वर देते हैं। तो चलिए, अभिव्यक्ति का माध्यम कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन भारत में क्या होता है कि फेस करने के लिए आपको रीजनिंग पावर होना चाहिए। रीजनिंग पावर को हम पैटर्न में देखते हैं। किस पैटर्न में देखते हैं? अल्फा न्यूमेरिकल पैटर्न दे दिए, न्यूमेरिकल पैटर्न दे दिए, उस पैटर्न को अगर पास नहीं किया तो आईआईटी नहीं पास करेगा बच्चा। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या लेते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। जबकि साइंटिफिक टैलेंट की पूछ कहाँ होनी चाहिए? कहाँ पूछ होनी चाहिए? उसके लिए एक वैज्ञानिक योग्यता वाले, लेकिन भारत में वैज्ञानिक योग्यता है कहाँ? किसमें है? आप मैट्रिक तक पढ़ाते क्या है बच्चों को? मैं भी इंटरमीडिएट मैट्रिक किया हूँ भाई, सब लोग पढ़े होंगे, जो मुझे सुन रहे हैं वो लोग पढ़ाई किए होंगे, मैथमेटिक्स से किए होंगे या साइंस पेपर से किए। ज़्यादातर मैं जानता हूँ भारत में साइंस पेपर ही लेते हैं इंटरमीडिएट तक लोग। क्या किया है साइंस पेपर वालों ने आज तक? अच्छा ठीक है, वार्ता को विराम देता हूँ।